नहीं मैं क्यों कराऊँ 3 बजे से? और मेरा काम है जीवन। अब तुम एक घंटा क्या पढ़ाता रहो? चलिए। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कौन सा पढ़ा था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। सोनाली जी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, जो होगा सीधे देख लेंगे लाइफ में आगे। ठीक है? हमने पढ़ा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या पढ़ा था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP। क्या पढ़ा था बेटा? RHP। तो RHP के कॉन्सेप्ट को बेटा मैं आपको बता चुका था। अच्छा ये ना, क्या होता है जब हम IPO लेके आते हैं, FPO लेके आते हैं, तो एक मेथड होता है बुक बिल्डिंग मेथड। क्या होता है बेटा? बुक बिल्डिंग मेथड। तो वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं किसको? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट्स को। जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हम इस प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं फॉर जानने के लिए कि हमें कितनी सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करनी है और कितने का प्राइस पे हमें उसको इशू करना है। ये चीजें जानने के लिए बेटा बेसिकली वी आर यूजिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका था कि नहीं बता चुका? हाँ जी, जरा फटाफट से बुक निकालिए, फटाफट से जल्दी से। देखो तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस which does not include complete particulars of quantum मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूड दे रहे, मतलब आपको दो चीजें शो करने की जरूरत नहीं है बेटा। पहला क्या? क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा क्या? प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये दोनों चीजें शो करने की आपको जरूरत नहीं है। कहते हैं अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 32। कौन से सेक्शन में दिया था बेटे? हाँ, in simple terms, rather the prospectus contain the most information pertaining to the company's operation and prospectus, but does not include key details, the issue, such price and number of shares offered। ठीक है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन होगी जो प्रोस्पेक्टस में होती है। बस क्या नहीं होगी बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स का क्वांटम डिसाइड नहीं होगा, या फिर क्या डिसाइड नहीं होगा बेटा? प्राइस भी डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आप क्या कर लेंगे बेटा? हटा देंगे। ठीक है। अच्छा एक सिचुएशन है, टाइमलाइन ऑफ इशू, कब इशू करेंगे इसको? कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी proposing to make an offer of securities may issue red herring prospectus prior issue of the prospectus। में obvious सी बात है ना, आप प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले किसको इशू करेंगे बेटा? RHP को। किसको? RHP को। टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ROC, ROC को कब फाइल करोगे? सच कंपनी प्रपोजिंग इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल टू रजिस्टर एटलीस्ट कितने दिन पहले बेटा? 3 दिन पहले, प्रायर टू ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मतलब जब आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगी उससे कितने दिन पहले बेटा? एटलीस्ट 3 दिन पहले आप क्या करेंगे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे। किसके पास? ROC के पास। अच्छा ROC के पास जो भी हम डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं बेटा, वो किस लिए फाइल होता है? रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। किसके लिए बेटा? रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ताकि ROC उसको रजिस्टर्ड कर ले और देख ले क्या लॉ के हिसाब से बना है या नहीं। समझ में आया? हाँ, तो कितने दिन पहले? अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सक्रिप्शन लिस्ट? सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? सॉरी, ओके, एक चार्ट बना दो उसका देखो। सी, ये है इशूअर। इशूअर मतलब जो कंपनी शेयर इशू कर रही है। ठीक है। अब सेबी के रूल्स के हिसाब से ना, इनको एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन सिचुएशन का। किसका बेटा? सब्सक्रिप्शन लिस्ट का दो टाइम होता है, एक ओपनिंग टाइम और एक होता है क्लोजिंग टाइम। क्या होता है बच्चे? ओपनिंग टाइम और ये क्या होता है? क्लोजिंग टाइम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। तो इशूअर है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम बेसिकली क्या रहने वाला है हमारे पास? ठीक है, तो मान लो जिस दिन आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगा, ओपनिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, इसका मतलब ये है बेटा कि इस डेट पे, प्लीज ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से, इस डेट पे जो पब्लिक है वो अप्लाई कर सकती है। किसके लिए बेटा? अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर शेयर्स बाय कंपनी। ठीक, सॉरी बाय पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पब्लिक बेसिकली क्या कर सकती है बेटा? अप्लाई कर सकती है शेयर्स के लिए। अच्छा इस डेट से पहले कितने दिन के अंदर बेटा? बिफोर दिस डेट, बिफोर दिस डेट एंड एटलीस्ट कितने दिन पहले बेटा? 3 दिन पहले आपको RHP
फाइल करनी होगी। क्या करनी होगी? टू किसको? आरओसी को। समझ में आया? बोलो जी, लिखो लिखो जरा। कैमरे में बता लो। आराम से आराम से। देखो, ये लिखो। देख लेना चलता है कि नहीं चलता। चल रहा है? 10 रुपये ऑनलाइन। 100 रुपये रहते हैं वैसे। आप बुक ले आए थे उस दिन? बुक ले आए थे वहां से? अरे यार, अभी ले आना था। हो गया? अच्छा जो भाई डायरेक्टर में ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा आज, ठीक है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आज ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? कंटिन्यू क्लास होगी। ये लिख लिया? राइटिंग बने हुई है मैंने क्या? हर्षिता आज आप मॉर्निंग क्लास में नहीं आई थी क्या? अच्छा। हो गया? क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने? यार एक बार ना मैं जरा सीए वाला से फ्री हो जाऊँ ना, फिर मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगा बढ़िया से, ठीक है? अभी थोड़ा सा मुझे सीए वाला को फोकस करना था, उनका 16 तारीख से पेपर है। चलिए अभी लगाइए। क्या लिखा हुआ है? अदर कंडीशंस। कहते हैं a red herring prospectus shall carry the same obligation as applicable to prospectus or any variation between red herring prospectus and prospectus shall be highlighted in the variation of the prospectus। अच्छा समझ आया मुझे। ये क्या सिचुएशन है बेटा, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये है कंपनी, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये है बेटा कंपनी, ठीक है? और हमारी जो कंपनी है वो फंड रेस कर रही है। क्या कर रही है बेटा? फंड रेस कर रही है वाया पब्लिक इशू। किसके जरिए बेटा? और जब पब्लिक इशू के जरिए फंड्स रेज होता है तो वहां पर हमें बेसिकली कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है बेटा? प्रोस्पेक्टस। ठीक है? आप सुनो ध्यान से प्लीज। भाई यहाँ पे दो तरह के डॉक्यूमेंट बेसिकली कंपनी इशू करती है। कंपनी इशू कंपनी इशू कर रही है बेटा क्या? डॉक्यूमेंट्स। हाँ। तो ये सिक्वेंसली इशू होते हैं। सबसे फर्स्ट इशू कौन सा करेगी बेटा? आरएचपी। क्या इशू करेगी? अच्छा, सेकंड फिर क्या इशू करेगी? जो मेन प्रोस्पेक्टस होगा वो, जिसमें सारी डिटेल आपकी अवेलेबल होगी। ठीक है? बोलो बच्चों। हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन में क्या कह रहा हूँ। आरएचपी है और क्या है बेटा?
प्रोस्पेक्टस है, दोनों प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी? इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वांटम ऑफ शेयर्स, क्वांटम ऑफ शेयर्स, और दूसरा प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये दो चीजें बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में क्या कंप्लीट डिटेल होगी? बोलो बच्चों। या इसमें कंप्लीट डिटेल होगी, प्राइस एंड क्वांटम ऑफ शेयर्स, एवरीथिंग, राइट। अब सुनो, कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा एक बेसिक प्रोविजन है, सेक्शन 26, जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा अभी। सेक्शन 26 बताता है व्हाट शुड बी कंटेन इन प्रोस्पेक्टस। ये क्या बताता है बेटा? कंटेन्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, या कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेंगे। ये कहाँ लिखा है बेटा? सेक्शन 26 में। बोलो जी। हाँ। अब जरा सुनेंगे ध्यान से। तो सर आरएचपी में और प्रोस्पेक्टस के कंटेंट ऑलमोस्ट क्या होगा बेटा? सेम कंटेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? सेम कंटेंट होने चाहिए। जो आप आरएचपी में शो कर रहे हैं वही आप किस में शो करेंगे? प्रोस्पेक्टस में। मान लो इस दौरान, भाई ये एक गैप है ना, टाइम गैप है। मान लो इस दौरान अगर कोई भी वेरिएशन आता है, एनी चेंज रिलेटेड टू कंपनी, मतलब कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चेंज होता है, जो चीज आप कहाँ मेंशन करना नहीं कहा था आपने, और वैसी बात है ना, आरएच पे शो करने के बाद चेंज आया है, तो आरएच पे मैं कैसे मेंशन करूंगा भैया? है ना, तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये आप प्रोस्पेक्टस में जब शो करेंगे तो इनको अलग से क्या करना पड़ेगा आपको? हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट सेपरेटली, ठीक है। आफ्टर शोइंग इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस विच इज नॉट अवेलेबल इन प्रोस्पेक्टस। इसीलिए बेटा सिक्योरिटी का क्वांटम और प्राइस हमेशा प्रोस्पेक्टस में हाईलाइटेड होता है। क्या होता है? हाईलाइटेड, क्योंकि वो किसमें अवेलेबल नहीं था? प्रोस्पेक्टस में। जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें अवेलेबल नहीं था। तो दोनों के एप्लीकेशन सेम है ना। बट अगर कोई वेरिएशन आता है प्रोस्पेक्टस में, क्या करेंगे? उसको हाईलाइट करके शो करेंगे। समझ में आया? बोलो, लिखो उसको। यार इसको मैं कह रहा हूँ बंद ही कर दो, नीड नहीं है तो। आवाज बहुत कर रहा है। हाँ। अरे हो, ठीक है। क्यों? घर में लगी? तो इसको कर देता हूँ, थोड़ा कम आवाज करता है। तो कितनी शांति हुई। सर्दियों में क्लास लेने में इसलिए मजा ही आता है। दो फायदे हैं, तो बिल बचता है, दूसरा आवाज नहीं आती अननेसेसरी। मुझे जून अटक वाला बैच बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 90% क्लास क्या होती है सर्दियों में। समझ रहे हो? क्यों सुना ली? तुम मेरी कंडीशन समझ सकते हो। एक गरीब ही दूसरे गरीब को समझ सकता है। क्या बोल रही है? हमारे तो इस वीक में क्लास हो गई, फिर संडे क्यों रखवा रहे हो? ब्रिजेश ने कहा, तो एक क्लास एक्स्ट्रा हो तो गई ना। आधे घंटे क्लास तो रखी क्यों थी क्लास हो? टीचर्स डे के लिए कितना खर्चा होगा तुम्हारा केक वेक में? क्या खाओगे बता देना आज, या फिर गालियां दोगे मेरे को, पार्टी नहीं दी, पार्टी नहीं दी। है? यहाँ पे वो मिलता है इडली वड़ा, उसके पार्टी दूंगा तुम्हें, हेल्दी भी रखना। वो तो ले ही लेते हैं भाई, 12th वाले तो।
कल कुछ लोगों को लग रहा था कि हम पिछड़ चुके हैं समथिंग समवेयर, समथिंग लूजिंग फ्रॉम द लाइफ। लेकिन वो ठीक है, तुमने वो फोटो इतनी पुराने वाली क्यों डाल रखी है उसमें? अच्छा, तो और पुरानी मेरे से मांग लेते, बिना दाढ़ी वाले देता हूँ तो। देखो एक बच्चे ने क्या बनाया है। बिल्कुल छपरी वाले हरकत है बच्चों की। है, ये देखो। भाई जितनी बेइज्जती हो सकती है उतनी करी हमने। इसको इसने भाई साहब, क्या ही बताऊं मैं। कंटेन ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गया। थोड़ा जल्दी करो नालायको। एक तो पता नहीं फोन क्यों कर रहा है यार। सेपरेटली देन, ओके, सो दिस इज, कहता upon closing of the offer of the securities under this section, the prospectus stating therein the total capital raised, whether by a net or share capital, the closing price of the securities and other detail are not included in the red herring prospectus and shall be filed with the registrar and the same। मतलब बेसिकली डिटेल अवेलेबल नहीं होती है, ऑब्वियस ही बात है ना। क्लोजिंग क्या है, कितना फंड रेज हुआ है, ये चीजें रेड herring prospectus में नहीं होगी। बाद में ये डिटेल आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, सेपरेटली आपको हाईलाइट करके आरुषि और सेबी को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आए? पक्का। चलिए अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। पहले मुझे बताओ, आरएसपी में कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को है? डाउट है कोई? बोलो रे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आरएसपी क्लियर है ना? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे बेटा एक यूनिक प्रोविजन है सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। लिखना नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? अब यहाँ पे सेबी ने बेटा, किसने, सेबी ने कुछ कंपनियां स्पेसिफाई करी हुई है। क्या करी है बेटा? स्पेसिफाइड सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी। क्या बेटा? सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। और ये किसने स्पेसिफाई करी है बेटा? सेबी ने। प्लीज ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन के साथ। इसका मतलब सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस हर कंपनी यूज नहीं कर सकती, वही कंपनी यूज कर सकती है बेटा जिसको सेबी ने स्पेसिफाई किया हुआ है। क्लियर है? तो सर वो कौन सी कंपनी जो सेबी ने स्पेसिफाई करी है बेसिकली, देखो, सबसे पहले बैंक्स, जिसको मतलब बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? बैंकिंग कंपनी। दूसरा, अदर फाइनेंशियल कंपनीज। कौन सी कंपनी बेटा? फाइनेंशियल कंपनी, जैसे एनबीएफसी वगैरह हो गए। पीएसयूज, पीएसयू जानते हैं आप? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती थी, और यानी कि सरकार की कंपनी बेसिकली। ये कुछ बेसिक कंपनी है, और भी कंपनी जो सभी बाद में स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये कैन इशू
शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये क्या इशू कर सकते हैं बेटा? अच्छा सुनो, अब इन्होंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा। अगेन ये बिल्कुल सेम किसके तरह होगा बेटा? सेम एज ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस, यानी कि सेम एज नॉर्मल जो प्रोस्पेक्टस होता है वो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस, और जिसको सेक्शन 26 के कंटेंट के थ्रू बनाया गया। अच्छा कमाल की बात सुनो क्या है, शेल प्रोस्पेक्टस मतलब ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर 1 ईयर। कितने साल के लिए वैलिड है? 1 साल के लिए वैलिड है। सर क्या मतलब है इसका? सुनो, अब इन कंपनीज को ना फंड रेज करने हैं। क्या रेज करना है? मैं बहुत सिंप्लीफाइड चीजें रखता हूँ। तो हम एक टाइमलाइन चार्ट बनाएंगे जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी ने 1 अप्रैल को इशू किया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या इशू किया बेटा? शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूं, इसकी जो वैलिडिटी पीरियड रहेगा वो अप टू कितना रहेगा? 31 मार्च। हेलो, सपोज ये है 2025, तो ऑफकोर्स ये कब खत्म होगा? 2026 में, ठीक है। आज कंपनी ने क्या इशू करा बेटा? शेल प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो ऑफकोर्स मेरा इंटेंशन क्या है? रेस फंड्स, फंड्स रेस करने का इंटेंशन है ना? हाँ जी बिल्कुल है सर। अच्छा सुनो, जरा ध्यान सुनो सर। अब मैं पूरे साल में जितने भी नंबर ऑफ इशू लेके आ जाऊं, जितने भी नंबर ऑफ क्या लेके आ जाओ बेटा? इशू, मतलब मुझे शेयर्स इशू करने थे। मैंने 1 अप्रैल को किया, फिर उसके बाद इन बिटवीन ऑफ सम ईयर किया शेयर इशू। फिर मैंने कुछ, फिर मतलब मैं बीच बीच में क्या कर रहा हूँ? इशू कर रहा हूँ शेयर्स। अच्छा, इस पीरियड के दौरान जब जब मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ, इस दौरान नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस अगेन, यानी कि मुझे इस पीरियड के दौरान प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो मैंने 1 साल के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है ना, दिस इज इनफ। यानी कि मेरे ऊपर से अब लीगल एप्लीकेशन क्या हो गया? हट गया, कि मैं 1 साल तक इशू लेकर आ सकता हूँ पुराने प्रोस्पेक्टस के साथ ही। मुझे नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? अच्छा, ये वैलिड कब तक है? 31 मार्च तक। जितने भी इशू आप लेकर आओगे उसके लिए आपको नया ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, इशू करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा लीगल एक्सपेंसेस बच गया? क्या तुम्हारे अदर कॉस्ट बच गए? प्रिंटिंग कॉस्ट बच गया, हाँ। फ्रिक्शनल कॉस्ट बच गया, है ना? तो मतलब आपके बहुत सारे कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गए? बच गए हैं। तो सर बैंकिंग कंपनीज को, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, या अदर जो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, इनको सेबी ने एग्जेम्प्ट कर दिया फॉर इशूइंग न्यू प्रोस्पेक्टस इन एवरी टाइम व्हेनेवर कंपनी इशूइंग द इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स। ठीक है, आपको एक ही बार इशू करना है, और 1 साल तक ये प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा बेटा? वैलिड रहेगा। समझ में आया? तो कोई डाउट? आरएच पे लगे बेटा। बेटा कौन सी कंपनी करती है अभी? बस, हाँ बोलो। वो अलग है आरएचपी, बिल्कुल कर सकते हैं। आरएचपी अलग है, शेल प्रोस्पेक्टस अलग है। भाई मान लो तुमने शेल प्रोस्पेक्टस से पहले आरएचपी इशू कर दिया, हाँ कर दिया। किस लिए करा इशू? शेयर प्राइस को जानने के लिए, है ना? कर सकते हो। उसके बाद आपने शेल प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो आप परमानेंटली 1 साल तक आपको जो भी इशू लेके आने हैं बेटा, आपको नया प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं। रुको रुको रुको, लिखना नहीं है, खत्म थोड़ी हुआ है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको बंद कर लेना, साइड में रख दो उसको। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? श्योर? आप सुनो ध्यान से। सर एक बात बताओ यार, आपने प्रोस्पेक्टस कब इशू किया? कब तक वैलिड है ये? है ना? यार 1 साल का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता? हाँ। अब सपोज ड्यूरिंग दिस टेन्योर, ड्यूरिंग दिस पीरियड, यार आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं आ सकते? प्रॉफिट में चेंज, लॉसेस में चेंजेस, एसेट्स में चेंजेस, या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं ना? आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? हाँ। तो सर मान लो अगर चेंजेस होते हैं, क्या होता है बेटा? चेंजेस इन इंफॉर्मेशन,
मैं अपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस से 1 साल पहले फाइल किया हुआ है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी अपने उस समय की लिखी होंगी ना। अब इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं भैया नया, अब तो शेयर होल्डिंग को तो नई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि नई इन्फॉर्मेशन क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं है ना। तो इसलिए बेटा सेबी कहता है भैया सुनो, आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार फाइल कर देना है, उसके बाद कोई प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई चेंजेस होते हैं तो फिर आपको चेंज के लिए इश्यू करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट। क्या करना पड़ेगा बेटा? इश्यू करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको इश्यू करना पड़ेगा। क्या इश्यू करना पड़ेगा बेटा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड इसका एक फॉर्म है, फॉर्म PAS। कौन सा फॉर्म बेटा? PAS 2। ठीक है। इस फॉर्म में आप उस चेंजेस को हाईलाइट करेंगे जो आपके ड्यूरेशन में हुआ है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्का? यही है बेटा सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या हर कंपनी इशू कर सकती है सेल्फ प्रोस्पेक्टस? नहीं सर, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं। जो किसने स्पेसिफाई करे? सेबी ने स्पेसिफाई करे। बेसिकली कौन है बेटा? ये बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर और भी कोई कंपनी जो सेबी स्पेसिफाई कर सकता है फ्यूचर में। आर यू गेटिंग माय? समझ में आया? कोई डाउट? और अगर मुझे ड्यूरेशन ऑफ द दिस पर्टिकुलर वैलिडिटी कोई चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को मैं किससे हाईलाइट करूंगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है बेटा हमारे पास? PS 2। जिसमें हम उन चेंजेस को हाईलाइट करते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? लिख लो। भाई जो भी डाउट्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, मेरे से पूछ। हाँ बिल्कुल कर सकते, बताया तो अभी इसको। ऑफकोर्स। आप RHP शो कर रहे हो, किस लिए शो कर रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस को डिसाइड करने के लिए। वो तो कर दिया आपने बेसिकली RHP। उसके बाद आपने सेल प्रोस्पेक्ट इशू करा। अब वो 1 साल में वैलिड रहेगा। हम्म। क्या? नहीं, फिर क्यों करेगी? एक बार जान तो लिया आपने शेयर प्राइस। बार बार क्यों करोगे भाई? अनलिस्टेड कंपनी को जानने की जरूरत है, लिस्टेड कंपनी को जानने की जरूरत है क्या? उसकी मार्केट वैल्यूएशन तो वैसी ही है। RHP क्यों इशू करेगी भाई? FPO में कभी भी RHP इशू करने की नीड नहीं होती है। कब नीड होती है? IPO में। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार लाइफ टाइम में कंपनी का इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, समझे ना? वो है। इट इज वेरी नाइस कि आप लोग पूछते हैं डाउट क्लासेस में। पिछला बैच तो नालायक ऐसा बैठा रहता था जैसे मातम में आया हो। पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होती है। कई बच्चों को पूछना होता है बट शर्म के मारे, डर के मारे पूछते नहीं है। और दूसरा बंदा पूछता है, फिर उनका डाउट वो क्लियर होता है, क्या मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ। होता है ना समटाइम ऐसा। हाँ, लल्लू पूछा करो डाउट। फिर वही बात है ना, पैसे किस लिए दे रहे हो? है ना, हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है वैसे भी। क्यों? सही बात है ना। हाँ जी बेटा, ये एक्चुअली 26 क्या है अभी बताया था ना, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं। क्लास में तो ध्यान होता नहीं है, उल्लूस। लिखो। ये लो। और अच्छा, बताओ भाई, क्या पार्टी चाहिए तुम लोगों को आज? उल्टा सीधा मत मंगाना, रोल, मोमोज, ये वो। छी। पानी मंगा लेता हूँ। इडली डोसा बढ़िया भाई।
डोसा यहाँ पे अच्छा नहीं बनाता। बदरपुर में ना एक वो है, क्या बोलता है उसको, स्टॉल। ठेला अच्छा लगता है स्टॉल वाला। वो है नॉर्मल सा स्टॉल, बट भाई बहुत अच्छा वो डोसा और ये वड़ा वगैरह देते हो। इतना टेस्ट है ना उसमें, क्या होगा, हाथों का मैल मिला हुआ है। खून पसीना मिला हुआ है उसमें। पसीना ज्यादा मिला है। चुप ना लायक। हो गया। शिवानी, तुम दुखी सी भी लग रही हो यार। टेंशन तो बनती है। रेड पेन नहीं है दोस्त, मैम से पूछ लो जाके। मैम से पूछ लो जाके। अंशु मैम कल आ रही है? 10 बोल रहे थे, 12। अच्छा, बिहार से है क्या वो भी? इतना दूर है तो। मैं तो कह रहा हूँ बिहार वालों को फ्लाइट से जाना चाहिए। सीधे पटना। कहाँ पे? जालंधर। कहाँ पे, कहाँ पे? दरभंगा। जिला दरभंगा। कौन कौन है यहाँ पे बिहार से? एक दो तीन। अच्छा, यूपी से कौन कौन है? एक दो तीन। आप कहाँ, और बाकी लोग कौन है, कहाँ से? मध्य प्रदेश। वो तो और दूर है। कितना टाइम लगता है? फ्लाइट से जाते हो? कितने, 2 घंटे पहुंच जाते हो? 9 घंटे। उत्तराखंड के बराबर है। और शीतल तुम? झारखंड। हर्षिता आप कहाँ से हो? प्रॉपर दिल्ली से हो? गाँव कुछ नहीं आपका? एंसेस्टर्स का भी नहीं था? अच्छा। तुम कहाँ से हो भाई? हिमाचल प्रदेश? इसे जय पे बैठा हो? अच्छा। मतलब हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पे? एमपी, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं, एक को छोड़ के, जो हमारे क्लास में बैठी है। पहाड़ी पहाड़ी लोग थोड़ा अपने हो जाता है। सही। वो तो हर बार होता है। तो व्हाट्सएप मैम ने तो 20 मिनट में कर दिए। ये समझाते तो बहुत डिटेल में हो। लिखा है? बोला हो? नहीं बोला हो? पढ़ लिया? बोल बोल। देखो, कहते हैं सर, शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस in which, क्या लिखा बेटा, of which the securities or class of securities issued therein issued for the subscription of one or more issue over a certain period of without issue of other prospectus। मतलब एक से ज्यादा इशू लेकर आ सकते हो बेटा सेम प्रोस्पेक्टस से। आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल टर्म्स अगर बोले, प्रोस्पेक्टस एक सिंगल प्रोस्पेक्टस है, क्या बेटा, एक सिंगल प्रोस्पेक्टस है फॉर मल्टीपल पब्लिक। ठीक है। कहते हैं issuer is permitted to offer and sell securities of public without separate prospectus for each act and offering the certain period। समझ में आया? बोलो बच्चों, वैलिडिटी पीरियड क्या होता है इसका? कहते हैं अंडर द एक्ट एनी क्लास ऑफ और क्लास ऑफ कंपनीज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी, may provide by regulation in this behalf, कहते हैं may file shall prospectus
तो आरओसी किसका बेटा, रजिस्ट्रार सच प्रोस्पेक्टस सबमिटेड इन स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर, मतलब जब पहली बार ऑफर लेके आ रहे हो उसी टाइम आपको इशू करने की जरूरत है। विच शैल बी क्या बेटा, इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन द 1 ईयर वैलिड ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, 1 साल के लिए आपका प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा बच्चे, वैलिड रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। The validity period shall be commenced from the date of opening of the first offer of the securities under the prospectus of case, जिस दिन आप पहला ऑफर लेकर आए उसी दिन से वैलिडिटी पीरियड क्या होगा, कंसिडर होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सच सिक्योरिटी इशू पीरियड ऑफ द वैलिडिटी प्रोस्पेक्टस नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, कोई नया प्रोस्पेक्टस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? अच्छा देखो, फिर मैं आपसे कहा था ना, कोई अगर चेंज आता है, बड़ा फैक्ट चेंज होते हैं बेटा, तो उसको हम किस में हाईलाइट करेंगे? क्या लिखा हुआ है, फाइल्ड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन पीएस टू, तो आरओसी को फाइल करेंगे बेटा। कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू फाइल्ड बाय कंपनी फाइलिंग द सेल्फ प्रोस्पेक्टस इन विच कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू, कोई नए चेंज आए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है, या कोई भी अदर चेंजेस आए हैं बेटा, वो सारा आप इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, जो कि आपके सेल्फ प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? अच्छा आगे देखिए, कहते हैं फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद अ विद इन ऑफ कितना बेटा, 1 month prior to the issue of second or subsequent offer of the securities to the prospectus, मतलब क्या फाइल करेगा उसमें बेटा, 1 महीने के अंदर अंदर जब आप सेकंड या सब्सिक्वेंट इशू लेकर आ रहे हो तब। यानी कि देखो, मान लो मैंने 1 अप्रैल को इशू किया था सेल प्रोस्पेक्टस, उसके बाद कुछ चेंजेस चेंजेस आ गया, मुझे नया प्रोस्पेक्ट नया इशू लेके आना है। तो नया इशू जब लेकर आओगे, उससे 1 महीने पहले आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या फाइल करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें बेसिकली आप क्या करेंगे बेटा, उन चेंजेस को हाईलाइट करेंगे जो बेसिकली आपने अवेलेबल करनी है किसमें बेटा, जी ठीक है। कहते हैं प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इशू ऑफ द सिक्योरिटीज एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एडवांटेजेस क्या है इसके इन्वेस्टर्स को। कहते हैं the section also provide the benefited provision for the investors. The provision provider where the company or a person received application of the allotment securities along with the advance payment of the security before making such changes. The company, मतलब सिंपल सी बात है, बेनिफिट क्या है बेटा, लोगों को पता होगा, लोगों को क्या होगा बेटा, पता होगा कि कंपनी में नया चेंजेस क्या आया है। दिस इज द बेनिफिट, जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपना डिसीजन ले सकते हैं, शेयर्स इशू करें या शेयर सॉरी शेयर परचेज करें या शेयर परचेज ना करें। समझे? बोलो यार। चलिए अब जरा आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड ए ब्रीच प्रोस्पेक्ट। पहले मैं बताऊं, यहाँ पे कोई लिखा, बोलो, नहीं बोलो, एटीट्यूड। कितने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिए आपने? पहला, दूसरा, अच्छा सर्कुलर क्या प्रोस्पेक्टस है, सर्कुलर अगर मैं कोई इशू कर रहा हूँ, कोई नोटिस, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ कर रहे हो। सेक्शन 2 क्लॉज 70 को ढंग से पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, include any notice, circular, advertisements is also what prospectus ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर्कुलर को लेकर, बच्चा कंफ्यूज करा, प्रोस्पेक्टस थोड़ी है। हमने तो पढ़ा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 70 तो पढ़ लेते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो इशू कर रही है कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्राइबिंग एंड परचेजिंग द सिक्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। बेटा मैं कह रहा हूँ ध्यान से इंटरप्रिटेशन करनी है सेक्शन से, एग्जामिनर ना आपको ऐसे ही कंफ्यूज करे, ठीक है? बोलो। चलिए अब आता है कॉन्सेप्ट एवरेज प्रोस्पेक्टस का। एवरेज प्रोस्पेक्टस कहाँ डिफाइन है, इसका है सेक्शन 33। कौन सा सेक्शन है बेटा, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे एक और सेक्शन, इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 1। किसको पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 1, जहां पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में दिया हुआ है। सर ये क्या है? अच्छा एक बात, अगर मैं आपको कंपनीज एक पढ़ाऊं और बोलो बेटा ये पढ़ लेना, दिस इज बियर है, कंपनी का क्या है बेटा ये, और इसमें देखो कितना मोटा पन्ना है इसका, पढ़ोगे? बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। दूसरा भाई इतना आप कैसे पढ़ेंगे, तो आप कुछ लिखा हो ना, कोई इसमें ना कोई तस्वीर ना कोई चित्र है, पढ़ा कैसे जाएगा ये, बोलो। हाँ थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर बोर हो जाएंगे, है ना? एक बात बताओ, क्या प्रोस्पेक्टस कंपनीज का छोटा मोटा होता है क्या?
भाई कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, कम से कम 200-250 पन्ने का तो होगा। अगर मैं एवरेज से एवरेज लेके चलूँ तो 200-250 पन्ने की एक प्रोस्पेक्टस हमें पढ़नी है। क्यों पढ़े सर? नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता सर। फॉर्मेलिटीज है, कंपनीज करती है, बट प्रोस्पेक्टस पढ़ता कोई भी नहीं है। जब कॉलेज का एडमिशन कराते हो उसका एक प्रोस्पेक्टस आता है, पढ़ाएगा भी हो। इसीलिए तो बार बार दिक्कतें होती हैं, हम प्रोस्पेक्टस पढ़ते नहीं, हमें पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी वजह से कुछ लोगों के एडमिशन डिले हो जाते हैं। होता क्या होता है ऐसा? क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टस ढंग से पढ़ा ही नहीं है। प्रोस्पेक्टस में एवरी जैसे कोई फॉर्म भरने के लिए हमारे पास आता है ना? उस फॉर्म के लिए इंस्ट्रक्शन कीज दी होती है, बड़ा उसे पढ़ते नहीं है, अपने मन से दूसरों से पूछ के भर रहे होते हैं। है ना? सुनो, जैसे आपने ना यूट्यूब में वीडियो देखते हो कि इस काम को कैसे करें, अरे भैया उसमें दिया हुआ ऑलरेडी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन की दी हुई है आपको। हमें पढ़ना पसंद ही नहीं है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम दूसरों से पूछते हैं भैया फॉर्म कैसे भरूं, अबे लिखा तो है उसके पीछे देखना, इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कहाँ पे क्या भरना है, कहाँ पे क्या भरना है, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर। बट स्टिल हम क्या करते हैं, उसको किसी और से भरवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस क्यों पढ़े सर? पढ़े क्या? किसी ने अगर प्रोस्पेक्टस के ऊपर वीडियो बनाई उसको देख लेंगे, सुनना पसंद है हमें, लिखना पसंद, पढ़ना पसंद नहीं है ना? हम सुन लेंगे, वीडियोस वगैरह देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। उसमें भी हमारी डिमांड रहती है शॉर्ट वीडियो में सारे कवर हो जाए। कई बच्चे क्या चाहते हैं कि यूट्यूब पे ना, अब तो बहुत सारे टीचर्स ने डाले भी हैं, भाई कुछ ऐसे भाई कंपनी जॉब है ना, मैं मानता ही नहीं है कि 10 मिनट 5 मिनट में अपना बड़े बड़े सेक्शन को कवर कर सकते हो। मैंने देखे हैं बहुत सारी वीडियोस, किसी भी सेक्शन को आप 10-15 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, मतलब ही नहीं बनता। कई लोगों ने सेक्शन 151 यानी कि जो एसएसडी है उसके प्रोविजंस को डिफाइन करा हुआ 10 मिनट में। क्या 10 मिनट का है वो? लास्ट क्लास में कितने घंटे लगे थे? 2 घंटे लगे थे उसको बनाने। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। करते हैं, बच्चों को चाहिए शॉर्ट्स वीडियोस, अब वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर देते हैं, कीवर्ड्स बाहर डाल देते हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिलेगी। आप पास नहीं हो पाओगे उससे। आपको चीजें पता है, डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाते। अच्छा बात बताओ आपको, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसकी रिटेंशन पावर कम क्यों है? जेआई जल याद नहीं हो रहा, एसबीएल याद नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे क्या नहीं पढ़ रहे, बट चार्ट एनालिसिस नहीं कर रहे, सिंप्लीफाइड समराइज फॉर्म में नहीं पढ़ रहे, है ना? कंपनी में आपको रिटेंशन पावर ज्यादा होगा। रीजन क्या है इसका? चार्ट एनालिसिस। भाई मैं कह तो रहा हूँ, हमें ना डिटेल में पढ़ने की उतनी दिक्कत होती है, हमें हम पढ़ते नहीं है, रिटेंशन भी नहीं होता। रिटेंशन क्या होता है? जिसको हम चार्ट में प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़े, वो तो ठीक है सर, हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ यही इसी यही पढ़ा रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा, डोंट वरी। एवरेज प्रोस्पेक्टस पे आ रहा हूँ, और जितना मैंने अभी आपको बताया ये सारा किससे रिलेटेड है? एवरेज प्रोस्पेक्टस। सुनो ध्यान से, एक कंपनी है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आ रहा है प्राची समझ में? है? नहीं आ रहा? एटीट्यूड। जंगल में एक वो होता है, हनी बेजर देखा है? हनी बेजर, आज जाके सर्च करना हनी बेजर, उसके दांत और तुम्हारे दांत सेम है। समझा क्या? हाँ वही। चलो देखो, खैर जोक्स अपार्ट, सर कंपनी है, कंपनी को फंड्स रेज करना है। बताओ सोनाली कितना फंड रेज करवा दें? हाँ, गरीब ही रहना वैसे। ड्रीम बिग, ड्रीम बड़े रखो। क्या कितने पैसे रेज कर रही है? 100 करोड़, बेइज्जती करने के लिए। अब सुनो ध्यान से, 100 करोड़ रुपए मुझे रेज करने हैं, और इसके लिए मैं क्या इशू कर रहा हूँ जी? कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा मैं? है? एवरेज प्रोस्पेक्टस ना लायको, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा। कौन सा प्रोस्पेक्टस? अब मान लो सर, ये जो प्रोस्पेक्टस मैंने इशू करा ये 300 पेज का है। कितने पेज का है? और ज्यादा डिजाइनिंग भी नहीं डाल सकते हो आप, सभी के कुछ लॉज है, तो कहता है, तमीज से सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी का आवाज चले, वो तो बिल्कुल उसमें क्यूट से बना दे प्रोस्पेक्टस को, है? और लोग उसको देखेंगे, चित्र देखेंगे उसमें बढ़िया से, राइट? सभी कहता है भैया आप हमारे इस बात हमारे फॉर्मेट के बेसिस पे प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। जनरली प्रोस्पेक्टस बड़े बोरिंग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बोरिंग टाइप के। ठीक है, सॉरी, अरे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बाबा,
ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज क्या पब्लिक कंपनी नहीं होती है? ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस, अच्छा तो मैं एक और चीज बताऊंगा, इन सम हाउ प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट देयर शेयर्स। ठीक है, बस सेबी में पढ़ोगे वो चीज। कुछ बेसिक सिचुएशंस है, शेयर्स एक्चुअली नहीं, सिक्योरिटीज, शेयर्स नहीं। ठीक है, कितने बेच के हैं? कैसे पढ़े सब? तो सेबी का ना एक बेसिक, सॉरी, कंपनी सेक्शन है, वो कहता है भैया सुन, एक काम करो, इस प्रोस्पेक्टस के साथ ना कुछ पेज अटैच कर दो समराइज फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? समरी फॉर्म में। और इस समरी फॉर्म में क्या करो, कुछ साइलेंट फीचर लिख दो इसमें। क्या लिख दो? सेलिएंट फीचर्स मेंशन कर दो इसमें। क्या मेंशन कर दो बेटा? सेलिएंट, सेलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या बेटा? अच्छा सुन, प्रोस्पेक्टस में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी ना आपने। अब जब मेन में, जैसे कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का टर्नओवर, नेटवर्थ, कंपनी में डायरेक्टर्स कौन कौन है, हेलो, कंपनी के प्रोजेक्ट्स, मेन मेन बात है ना, हाईलाइट किस में बेटा? एक समरी फॉर्म में। अगर लोग मेन प्रोस्पेक्टस ना पढ़े तो छोटा तो पढ़ोगे। हाँ, इन्वेस्टर्स को बोला जा रहा है कि आप 300 पन्ने नहीं पढ़े जा रहे हैं भैया, तो छोटा एक समराइज फॉर्म वाला प्रोस्पेक्टस ही पढ़ लो यार। है ना? ये क्या होता है, इसको हम अटैच कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। किसके साथ? यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करोगे, तो उसके साथ हम एक समराइज फॉर्म का फॉर्म अटैच कर देंगे, जिसमें हम क्या लिख देंगे बेटा? सेलिएंट फीचर्स, कि एटलीस्ट शेयर होल्डर उसको पढ़ के डिसीजन ले ले। पब्लिक उसको पढ़ के क्या ले ले बेटा? डिसीजन ले ले। अब कई लोग बोले हमें ये भी नहीं पढ़ा था, तो सभी भाड़ में जाओ। है, सालों तुमसे 300 पेज नहीं पढ़ा जा रहे हैं, तुमसे एक डेढ़ पेज नहीं पढ़ा जा रहा, तो तुम इन्वेस्टर हो क्यों? है, तुम कुछ मत करो। ठीक है, तो सर ये जो समरी फॉर्म में मैं सेलिंग फीचर वाला डॉक्यूमेंट इशू कर रहा हूँ ना, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं जी? एवरेज प्रोस्पेक्टस। समझ में आया? बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, तो एवरेज प्रोस्पेक्टस बेटा एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होता है, जिसमें कंपनी अपने सेलिंग फीचर्स को मेंशन कर देती है कि एटलीस्ट शेयर होल्डर जो शेयर परचेस करने जा रहा है, इसको तो भैया पढ़ ले, थोड़ा बहुत जानकारी कंपनी के बारे में ले ले, कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, रिस्क टेकिंग फैक्टर्स क्या है, बिजनेस क्या है, इसकी मेन 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 इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप पढ़ लो। इसलिए बेटा एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे लिखो। मैं आपको बेटा इतनी गारंटी दे रहा हूँ, कंपनी जेट का ना एक भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए फ्रॉम माई साइड विद चार्ट एनालिसिस। बट प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी? आपके सेल्फ स्टडी में। तो जितनी सेल्फ स्टडी टाइट रखोगे, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। एक एक कॉन्सेप्ट, अच्छा अभी तक तुमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ ना आए, मतलब नहीं बनता दोस्त। ठीक है, बट हाँ, अपनी तरफ से फील्डिंग टाइट रखना, वरना तुम्हारी फील्डिंग आईसीएस सेट कर देगा। ठीक है, चलो करो। अब तो जीएसटी में बिल्कुल नए खतरनाक चेंजेस भी आ गए हैं, वो सारा एप्लीकेबल हो जाएगा दिसंबर की। अभी क्या चल रहा है? नहीं, दिसंबर में एप्लीकेबल नहीं होगा, जून में हो जाएगा। तो तुम टैक्स पढ़ोगे, और क्या, तुम्हारा मॉड्यूल किसी काम का नहीं होगा अभी। दिसंबर में थोड़ी, जून में एप्लीकेबल होगा ना। हाँ उसमें है, उसमें तो है, तुम्हारा मॉड्यूल काम का नहीं है, स्लैब्स कम हो गए इनकम टैक्स में। हाँ, एप्लीकेबल होगा भाई जून रिटर्न के लिए। हाँ, विद इन 6 मंथ से पहले पहले, एग्जाम से 6 महीने पहले वाले चेंजेस पढ़ने पड़ते हैं, विद इन 6 मंथ वाले में। ना 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 ना, वो नहीं, ऐसा तो पागल हो जाएगा बच्चा। 6 महीने पहले वाले, और जब सीएस बन जाओगे तो फिर अपडेट रहना पड़ेगा हर चीज को लेके। इसलिए तो कहते हैं प्रोफेशनल में कभी भी आप, ऐसा नहीं होगा कि आपको किताब छोड़ना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा। पर हाँ, अभी तुम एग्जाम पास करने के लिए पढ़ोगे, तब अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ोगे, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ोगे। ठीक है, एक कंपनी का ऐप बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो बियर एक्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप पढ़िएगा। हाँ, ऐप आता है उसका, उसकी बुक भी आती है, बट बुक नहीं, क्या करोगे, ले लो, पढ़ के देख लेना इसको। ठीक है, मेरे पास ऐसे 4-5 बुक पढ़ी है कंपनी लोग, तो महंगी भी आती हैं, ये कितने की हो गई है? 2,000 रुपए की।
और जो मैं एक दूसरी बुक लेके आया था वो 4500 रुपए की है। फेमा की एक बुक लेके आया था मैं, 15,000 रुपए की। होता क्या है इसमें, इसमें एनालिसिस होता है। क्या होता है, जैसा तुम सेक्शन इंटरप्रेट कर रहे हो ना, यहाँ तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ इसी बात के तो पैसे ले रहा हूँ सेक्शन इंटरप्रिटेशन के। तो कुछ लोग दिक्कत में आ जाते हैं, राइट। सो दैट इज द बेसिक सिचुएशन सर। वो उसी बात के पैसे लेते हैं सीएस बनने के बाद। तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं, तुम सीएस बन जाओगे, तुम्हारे इतना टाइम थोड़ी होगा क्या अमेंडमेंट आ रहा है, क्या उसका एनालिसिस हो रहा है, कुछ टाइम नहीं होता भाई। आप अपने काम में बिजी रहोगे, बट तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें बुक परचेज करनी पड़ेगी। और फिर ये, या तो तुम बुक रिटर्न राइटर बन जाओ, बुक लिख लो, सेक्शन इंटरप्रेटर बन जाओ, पैसा कमाओगे खूब। बट वही है ना, थोड़ा मार्केटिंग डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अब जैसे टैक्स टैक्स में आता है, ग्रीस हाउस जैसे की बुक आती है, टैक्स मैन की बुक आती है, ये इंटरप्रिटेशन के साथ आती है कि आपको ना कुछ मेहनत नहीं करनी। सेक्शन है उसको इंटरप्रेट कर दिया गया है, आप आराम से पढ़ लो उसको। अदरवाइज सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में ही समय लग जाता है ना। और सेक्शन गलत इंटरप्रेट कर दिया फिर दिक्कत है, दिक्कत। तो इसलिए बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि भैया आप इंटरप्रेट करके हमें मंथली अमेंडमेंट्स देते रहना, हम खुद बढ़े। अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो काम ही है सेक्शन को इंटरप्रेट करना, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, हाँ, करा दिया सर ने वो। उसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, जैसे रूल्स ऑफ एडजम जनरल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्टिव, ये सारे रूल्स बेटा आपको इंटरप्रिटेशन स्किल्स देंगे। ढंग से पढ़ना उस चैप्टर को, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी पढ़ाएंगे, हालांकि उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। और सर के पढ़ाने के बाद एक बार मैं भी पढ़ाऊंगा उस चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू वाले को, ठीक है। मैं वादा नहीं, मैं मतलब कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट टाइम मिलेगा जरूर करो। बस नहीं मेरे पीछे पड़ रहे हो, तुम्हारी बात भी तो ऐसी है। सर आपने ये बोला था भाई, इन्होंने 12th क्लास में मेरे पर इतने ऑब्लिगेशन लगा दिया था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला। अब क्लास में क्या होता है, टीचर जो जो उसमें बोल देता है ना। बट कराऊंगा मैं इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि मेरा मन है उसको कराने में। इतनी अच्छी मैडम तुम्हें दी है मैंने। चलो, अब देखो सर, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। डिप्लोमेसी वैसे सीख रही है, इसको फॉरेन मिनिस्टर बना दो। देखो सर, नहीं हिपोक्रेसी अलग होता है भाई। सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्या लिखा हुआ बेटा, एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है बेटा, मेमोरेंडम क्या होता है यार, जहां जहां देखो मेमोरेंडम आ जा रहा है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, चलो, ठीक है। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या बेटा, एक मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कंटेन करता है क्या, सेलिएंट, साइलेंट नहीं, सेलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स बेटा ऑफ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन ऑन दिस बिहाफ, ठीक है। समझ में आया, नहीं बोलेंगे ना भाई, बोलो जी। हाँ, आगे देखो, आधा सही करो, आधा सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या कह रहे हो, कुछ काम है क्या, पर्दा सही कर दो, पर्दा सही कर दो, पर्दा, ठीक है। सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, क्या बेटा, नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी शेल इशू अनलेस सच फॉर्म अकम्पेन्ड बाय एवरेज प्रोस्पेक्टस। सही बताया था मैंने आपको, एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करोगे किसको बेटा, एवरेज प्रोस्पेक्टस को। ताकि होता है ना, जितने भी फॉर्म्स आते हैं उसके साथ एक हेल्पिंग किट्स आती है, इंस्ट्रक्शन किट्स आती है, जिसमें लिखा रहता है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। और वैसे ही बेटा यहाँ पर लिखा रहेगा फॉर्म कैसे फिल करना, प्लस कंपनी के सेलिएंट फीचर, ठीक है। कहते हैं अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑन आर रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय द पर्सन बिफोर क्लोजिंग द सब्सक्रिप्शन शैल बी लिस्ट फर्निशिंग, उसको प्रोवाइड कर दोगे आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। एक्सेप्शन क्या लिखा बेटा, exceptions, exception मतलब nothing offside shall apply if it is shown that the form of application was issued, अगर बेटा आपने एप्लीकेशन फॉर्म इशू करा है इन कनेक्शन विद द बोनाफाइड इनविटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। अब एक क्या होता है ना बेटा, एक अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा था ना 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है,
और वो क्राइटेरिया में फुलफिल करना पड़ता है। अब कंपनीज की परेशानी ये है कि अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, बेटा हमें सारा सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अंडरराइटर इशू कर देते हैं, सॉरी अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अंडरराइटर कौन है बेटा? कि जब हमारे शेयर्स बेटा अनसब्सक्राइब रह जाएंगे तो ये लोग परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इनको शेयर्स दे रहा हूँ तो मुझे फिर एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है भाई। अंडरराइटर को भी देना पड़ेगा तो फायदा क्या है? हमें तो इन्वेस्टर्स को देना ना, जो अनभिज्ञ है, पब्लिक है, जिसको इतना फाइनेंशियल डिटेल नहीं पता, जिसको चीजें पढ़नी नहीं आती है। बट अंडरराइटर के पास तो सारे प्रोफेशनल्स होंगे ना, है ना, वो लोग पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, बोलो बच्चे। या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू पब्लिक, या फिर आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हो, तो इन दो केसेस में आपको बेटा क्या करने की जरूरत नहीं है, एवरेज प्रोस्पेक्टस को अटैच करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक बेटा? हाँ जी सर। कार्ड में कैसे है, फुल बाजू है हाफ बाजू? अरे यार, अच्छा ठीक है, वो कल कहाँ मिलेगा मेरे को? कहाँ मिलेगा मेरे को? स्कूटी से आता तो एक काम करना, जेएलएन स्टेडियम पे आ जाएंगे, मतलब मेट्रो स्टेशन पे। हाँ, वहीं मिल जाएगा। हम 5 बजे पहुंचे ना। अरे चल ठीक है। मेट्रो कोई चलती है उस टाइम पे 6 बजे होते हैं। कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा भाई। बुलेट ले आऊंगा, बुलेट। ठीक है, ओके। ठीक। तो मेले में हो जाएगा। फॉर्मल मैं नहीं पहन रहा क्या? बस। हाँ ले उसका। मेरा लार्ज। व्हाइट मत लियो मेरे लिए लियो ब्लू। ग्रे ले, ग्रे ले, ग्रे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई नहीं, भेज दो व्हाट्सएप पे। दोस्त है मेरे, ये डिलाइट में कहाँ जॉब करता है, कंपनी सेक्रेटरी। डिलाइट नाम सुना है ना, बिग फोर की। पैकेज इनका है 40 लाख का है, ऐसे ही है। शादी नहीं हुई उसकी। कह नहीं, यस एलिमनी का जुगाड़ हो गया। ये होंगे, इनको टाइम हो गया, सीरियस बने। दूसरा पैकेज तो बनता है। मेरे बराबर ही हम लोग। भाई नॉर्मल सी लगाई, प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? 1250 की है, आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन मजा नहीं आया इसको देख के। तो रहने दे, रख ले। हाँ रहने दे। ठीक है भाई, कल मिलता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक। चलिए। The panel provision provided that the company which make any default in complying with the provisions are liable to penalty कितना था? 50,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है बेटा ऊपर सेक्शन को कंप्लाई करने में, तो आपको 50,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितने प्रोस्पेक्टस हो गए हमारे पास? पहला, पहला 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 RHP। दूसरा सेल्फ प्रोस्पेक्ट। व्हाट इज द सेक्शन ऑफ RHP? सेक्शन 32। शेल प्रोस्पेक्टस का 31।
एवरेज का दो सेक्शन है इसमें, सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो एवरेज प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करता है, और उसकी कंडीशन कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 33, है ना। वेरी गुड। ओके, एक्सेप्शन लिखो इस 33 के, लिख लो, डिफाइन करो फिर। सेक्शन 33 कंडीशन बताओ। के भी टाइप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 तरह की पब्लिक होती है बेटा, RIs, NIs, QIVs, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। बताऊँ आपको, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है जीवन, सिक्योरिटी लॉ शुरू तो होना है एक बार। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ जल्दी से खत्म हो, ताकि हम सिक्योरिटी लॉ शुरू करें। और यहाँ अभी ना जितना भी आप पढ़ोगे ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, पहले बताता हूँ आपको। सिक्योरिटी लॉ में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और फिर हम कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज एक्ट दोनों साथ में मिलकर पढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी बेटा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये याद रखना। सब पूरा कंपनीज एक्ट, हाँ जी, सभी तो पूरा अप्लीकेबल करेगा ना। डायरेक्टर्स हो गए, इवन डायरेक्टर के तो बहुत सारे LODR के प्रोविजन मैं यहाँ बताऊंगा आपको, कंपनी एक्ट। हाँ, तो लिस्टेड कंपनी में सारा वही तो होगा ना, कंपनी में होता है, पूरा कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होगा कहाँ, लिस्टेड कंपनी के ऊपर, है ना। तो वो उसको कंपनी एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, सेबी भी, तो एक हार्मो दोनों का ही हार्मोनियस सिचुएशन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको शायद 12 में बता दिया था, डॉक्टर हार्मोनियस परस्पेक्टिव, है ना, जब मैंने सेबी का प्रोविजन बताया। बता दो बहुत कुछ हो, याद तो मेरा नहीं होगा। पार्टी का सोचा नहीं क्या खाओगे, आज निधि बोलेगी वही मंगाएंगे, निधि जो बोलेगी। ये लिख लिया, मुझे पता बोलेगी। अंडर सेक्शन 25 और अंडर सेक्शन 28 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वो तो मैं लिखवा देता हूँ, AC बंद कर दूं, ठंड लग रही है। हाँ भाई, सेवन से तो अच्छे होने चाहिए भाई, पंखा चला लो।
मौसम ठंडा ये ना अभी हो जाएगा 10 तारीख के बाद। तो क्या बोल गया ना, भादो लग गया ना। सर आप नहीं पता लेकिन पिछले साल तो इस बार बारिश कितनी हुई है? पिछली बार बारिश हुई थी, पिछली बार गर्मी कितनी थी पता? भाई साहब, इस बार तो गर्मी कुछ नहीं पड़ी है। हाँ। नहीं। किसने बोला? नहीं। अरे वो नाले फुल हो गए ना, वो तो हर जगह हो गए दिल्ली में। और अक्षरधाम में पूरा पानी भर गया है। कश्मीरी गेट में पानी आ गया है। यमुना, दिल्ली किसके किनारे है? यमुना के किनारे है ना। तो यमुना फुल है तो पूरे, और अगर ज्यादा एक्सेसिव पानी आ गया पूरी दिल्ली डूब जाएगी। है ही कितनी बड़ी दिल्ली, कितनी सी। डूब गया तुम्हारा? तुम्हारे साइड में तो आया पानी शायद। अमीरों की तरफ। फरीदाबाद कहीं भी हो पानी हर जगह भरता है। चाहे तुम सेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अच्छा सुनो, तूने बोला नहीं कुछ। हाँ। अच्छा। नहीं भाई, वो तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हम चलाएंगे वो। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब जरा समझते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बड़ा सिंपल है सर। क्या होता है सुनेंगे ध्यान से। मान लो ये है कंपनी, कंपनी का नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखें? केवी लिमिटेड। कौन है बेटा? अब इसके कुछ शेयर होल्डर हैं। एक शेयर होल्डर, ठीक है, बोलो। या फिर गवर्नमेंट कंपनी, ओएनजीसी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी क्या बेटा? इसमें बिग शेयर होल्डर कौन होती है? मैक्सिमम शेयर होल्डर कौन होती है? यानी कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसके पास है? तो शेयर होल्डिंग लिखते हैं ना, मैं शेयर होल्डिंग को लिखवा रहा हूँ बस। विद सरकार, हाँ है ना? हेलो। अच्छा, कुछ बड़े शेयर होल्डर हैं। बड़े शेयर होल्डर मतलब जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ये फिर सरकार। ठीक है। अब मान लो कंपनी को नहीं, गवर्नमेंट को या फिर इन बड़े शेयर होल्डर को बेटा नीड है किसकी? फंड्स। किसकी नीड है? भाई सरकार को पैसा चाहिए, ज्यादा नहीं, ओनली 50,000 करोड़ रुपए। कितना पैसा चाहिए बेटा? ओनली 50,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को चाहिए। भाई सरकार के लिए तो ओनली है ये। जिस गवर्नमेंट को जीएसटी से 22-20 लाख करोड़ का फंड आ रहा है, उसके लिए 50,000 करोड़ क्या है? ओनली चिल्लर पास हमें दे देती सरकार इतना पैसा। ठीक है। और ये जो बिग शेयर होल्डर है केवी लिमिटेड के, इस शेयर होल्डर को पैसे की जरूरत है कितनी? 1,000 करोड़। कितने बेटा? 1,000 करोड़। इसके इतने शेयर है, मान लो 75% शेयर इसने होल्ड करे हुए ऑलमोस्ट। अच्छा, शेयर बाजार में बेच पाओगे? 1,000 करोड़ के शेयर मार्केट में बिकेंगे क्या? कौन खरीदेगा तुमसे? है ना? तो शेयर बाजार में इसको बेचना पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट को शेयर मार्केट में नहीं बेच सकते हैं सर, ठीक है। छोटे मोटे अमाउंट वहां पे सेल कर सकते हो, बट इतनी बड़ी अमाउंट वहां पे सेल करना पॉसिबल नहीं है। तो सर करे क्या, इनको पैसे की जरूरत है, ये करेंगे कैसा? तो ये करेंगे बेटा, शेयर्स बेचेंगे। किसको? सबसे अमीर कौन है? पब्लिक। सबसे ज्यादा अमीर कौन है बेटा? पब्लिक। पब्लिक के पास है करोड़ों अरबों रुपया। ठीक है। वो अलग बात है, स्कैटर्ड है। क्या है? स्कैटर्ड है। भाई एक बात बताऊं, अगर इंडिया का जो पॉपुलेशन साइज है बेटा 140 करोड़, एवरेज मान के चलता हूँ बेटा मैं, कि सबके पास अगर 1,000 रुपए भी है तो नॉर्मल कितना होगा? है ना? फिर अमाउंट बिल्कुल बढ़ जाएगा ना। और वही मैं 1 लाख करोड़ बोल देता हूँ, तो कितना फंड्स है पब्लिक के पास? अनलिमिटेड पैसा था, ठीक है। तो सर सुनो, चुप लगाए, एवरेज बोला है तभी तो। अरे एवरेज बोला है प्रभु, एवरेज स्टैटिक्स पढ़िए। तभी तो कहा था 11th क्लास में छपरी बना छोड़ देते थे, पढ़ लेते थोड़ा सा।
राइट। और सुनो ध्यान से, फंड्स की नीड है, तो ये जो फंड्स जनरेट कर रही है, रेस कर रही है वाया पब्लिक ऑफर के जरिए। किसके जरिए? पब्लिक ऑफर के जरिए। बिल्कुल सुनना कंसेंट है उनसे। अब सुनो, क्या कंपनी शेयर इशू कर रही है? क्या कोई नया शेयर मार्केट में इशू हो रहा है? ऑलरेडी इशू शेयर्स को हम बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसको? अच्छा, पब्लिक को कैसे बेच रहे हैं? पब्लिक इशू के जरिए। किसके जरिए? पब्लिक इशू के जरिए। प्रोस्पेक्टस इशू करोगे ना यहाँ पे? हाँ। तो सर यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑफर फॉर सेल। किसको? पब्लिक को। चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे बिग शेयर होल्डर कर रहे हैं बेटा। और ये ऑफर फॉर सेल आया है किसके जरिए? पब्लिक ऑफर। या तो इट में बी आईपीओ, या तो इट में बी एफपीओ। और हम कर क्या रहे बेटा? ऑफर फॉर सेल। क्या कर रहे हैं? ऑफर फॉर सेल कवर्ड अंडर सेक्शन 28। किसमें कवर्ड है? सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 में कवर है ना? कहीं भी गलत लिखवा दो फिर तो मेरे से बोलो। हाँ जी। ऑफर फॉर सेल कौन सा सेक्शन में बेटा? सेक्शन 28 में है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? जो बड़े शेयर होल्डर कंपनी के, ये जो गवर्नमेंट है जिसको मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, वो अपने शेयर्स बेच रही है। किसको बेटा? पब्लिक को। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पर भी तो कुछ डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा आपको। करोगे ना? डॉक्यूमेंट इशू नहीं करोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जिसमें डिटेल्स वगैरह होगी सारी। है ना? तो ये भी प्रोस्पेक्टस ही है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस हम मान लेंगे, एंड विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25। समझ में आया? बोलो बच्चों। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जब भी कंपनी में जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है, वो अपनी होल्डिंग को बेच रही है किसे? पब्लिक को। क्या नया शेयर इशू कर रही है मार्केट में? नहीं। अपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स को क्या कर रही है मार्केट में? बेच रही है। तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जब हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। तो रेड हेरिंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बिल्कुल इशू हो सकता है सर। आपको क्या जानने के लिए? शेयर प्राइस। हाँ, अगर कंपनी को जाना है तो इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो करेगी तो कंपनी उनके ब्याह में। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, शेयर होल्डर थोड़ी करेगा यहाँ पे काम। शेयर होल्डर के ब्याह में कौन करेगी? कंपनी। कौन करेगी? ओहो, खर्चा। खर्चा बॉन्ड बाय शेयर होल्डर। सारे काम कौन करेंगे बेटा? कंपनी। किसके लिए? अब गवर्नमेंट को शेयर्स बेचने हैं ओएनजीसी में, गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, कौन करेगी? ओएनजीसी बेचेगी शेयर्स। किसको? पब्लिक को। किसके बेhalf में? गवर्नमेंट के बेhalf में। केवी लिमिटेड शेयर बेचेगा अपने शेयर होल्डर के बेhalf में। किसको? पब्लिक को। बट सारा खर्चे कौन बॉन्ड करेगी बेटा? कंपनी के जेब से पैसा नहीं जाएगा। अरे भाई, ये सारे काम करेगी तो कंपनी। सपोज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द केवी लिमिटेड। तुझे शेयर्स बेचने थे 1,000 करोड़ के, तो तू खुद थोड़ी बेच सकता मार्केट में बेटा। भाई, आप किसके पास आओगे? कंपनी आपके बेhalf में वो शेयर्स ऑफर फॉर सेल थोड़ा पब्लिक को बेचेगी। ठीक है? तो पब्लिक जब बेच पब्लिक को बेचेगी कंपनी, तो सारा खर्चे कौन करेगी? कंपनी। बट वो किससे लेगी? शेयर होल्डर से। समझे ना? वो है। नहीं समझे? क्या नहीं आया इसमें? वो जो शेयर होल्डर है, वो अपनी शेयर्स मतलब कंपनी को देगा, कंपनी बेचेगी। भाई, मेरी बात सुनो। जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कंपनी को बोलना है कि भैया हमें ना इतने शेयर्स चाहिए, बेचने हैं, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट्स। कंपनी फिर उसको डिस्कस करेगी। फिर कंपनी वो सारा प्रोसेस इनिशिएट करेगी जो नॉर्मली पब्लिक इशू में होता है। शेयर होल्डर नहीं करेगा, उसको नहीं पता कुछ भी। ठीक है? बट हाँ, जितने भी खर्चे उसमें आएंगे, वो सारे खर्चे कौन देगा? शेयर होल्डर देगा या गवर्नमेंट देगी। ठीक है? बट ये प्रोसेस तो कंपनी एग्जीक्यूट करेगी ना, पब्लिक इशू वो थोड़ी कर सकता है, शेयर होल्डर थोड़ी कर सकता है ना? समझ में आया? वो चीज है। आगे भी सुन में, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई अभी भी। आगे क्लियर है? ठीक है। एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड कंपनी भी थी। पब्लिक। आपकी बुक वैल्यू पे जो शेयर है, जरूर नहीं पब्लिक आपने खरीदेंगे तो बुक वैल्यू पे। मैंने तो कुछ भी शेयर प्राइस रख दिया ना बुक वैल्यू पे। पब्लिक थोड़ी खरीद लेगी। हाँ, अगर लिस्टेड कंपनी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होना, ऑलरेडी पता है। तो उनको आरएचपी वैसे भी इशू करने की जरूरत नहीं। ठीक है? अरे प्रभु, तो जरूरी थोड़ी है पब्लिक कंपनी है, बिग शेयर होल्डर है, कुछ ही है।
अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर 4-5 ही है, आप क्या करें? बड़े शेयर होल्डर। जरूरी थोड़ी है अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड ही हो। पब्लिक कंपनी जरूरी नहीं लिस्टेड ही हो, वो अनलिस्टेड भी तो हो सकती है। हाँ, और उसमें शेयर जरूरी है पब्लिक इशू से इशू करा, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करा होगा पहले। तो 100 ही शेयर होल्डर है, अब क्या करें? एक प्रेजम्पशन थोड़ी होता है बेटा, मल्टीपल चीजें हैं। उल्लू। क्या सर? कहाँ सर? ये तुम बचपन में सर के बल गिर गई थी क्या? चोट वोट लग गई दिमाग में? हाँ, महिलाओं की लड़ाई जहां देखो लड़ाई है। सो समझ में आया। तेरी नज्जर लड़ लो ना यार, बाल वाल खींच के एक दूसरे के। अंजलि के बाल भी हाथ मारेंगे तुम्हारे घर में। समझ में आया नालायक को कि नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, नया नहीं थी क्या इस क्लास में? हमारे लिए भी नहीं हो? फिर ठीक है। दिखाना क्या लगे? तुमने बनाया है? सर मैंने बनाया है, कौन होगा उन्होंने अकेले ही। अच्छा लगा देखने में। आप थोड़ा साइड हट दो बच्चों का पीछे से दिखाओ। वो मूवी नहीं है वो बंसू भैया वाली, वो समटाइम याद आती है। चलो। हेलो। दुकान में बिल्कुल हो। कहती अभी आ जाऊंगी। अनंत है। क्या है यार? एक बार बताओ कितने बरस हो तुम लोगों को? साल में कितने व्रत करते हो? तो ये बात कही। ऐसे तुम्हारा फास्ट है? तुम तो खा भी नहीं करिए। तो शादी के बाद करते हैं ना फास्ट पे। और नहीं करवा चौथ छोड़ी ना है नहीं वैसे। अनंत काल तक है? पीछे तो भाग। बेटा खा सकते हो? तो व्रत किस बात के थे? बनी बनी एक भी नहीं है इसमें। है ही नहीं। और बनी? दोबारा बताना डिस्टर्ब करना। देखो देखो, चल सके।
इसमें तो कोई 1 मिनट भी नहीं लगता। ये बोला होगा कि आप लोग अभी तक गए नहीं। कि समझाया भी था मैंने इसको। क्या देखो, एक्चुअली क्या मैं क्या चीज बताता हूँ, एक्चुअली वहां पे क्या है ना, स्पेस का दिक्कत नहीं था। तो वहां पे क्लास भी हो रही होती ना, तब भी मैं तो बोलता था ना, 8-8 बजे तक तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, ये होता है। हाँ। तब तक तो लगा बुरा। छूटते हुए आगे बढ़ो। छूटते हुए मेरा तुम गए नहीं अभी तक। जाओगे नहीं क्या? 1 घंटा रहोगे? इस तरीके। जबकि मैंने इनको बोला था कि बहुत पोलाइटली मिलना बच्चों से। कोई नहीं, देखो देखो। पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल इंक्लूड द सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय किसके द्वारा बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर के द्वारा थ्रू द प्रोस्पेक्टस। कहते हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी with a view to own or any of those security being offered for sale to the public, any document by which offer of sale of public is made for the purpose that deemed to be prospectus issued by the company। मतलब अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक में बेटा, राइट, और उसमें आप कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, तो उस समय जो भी आप डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। The document offer for sale is an invitation to general public to purchase the shares of the company through the intermediaries such as issuing the house or merchant banker। अब ये सब चीजें आप बाद में जाके पढ़ोगे डिटेल में क्या होती हैं। A company may allot or agree to allot the shares or debenture to issue house without there being intention to part of the company to make the debenture available directly to the public। ठीक है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा? शेयर्स को मार्केट में इशू करवा सकते हैं। ठीक है। मर्चेंट बैंकर क्या होता है बेटा? एक बेसिकली वो इशू हाउस है, वो अथॉरिटीज है जिस जो बेसिकली बेटा कंपनी के बिहाफ में पब्लिक ऑफर्स को मार्केट में लेके आता है। जैसे हमने कौन सा पढ़ा था ना, स्पेशलाइजेशन सर्विसेज होती है ना। तो मर्चेंट बैंकर स्पेशलाइज्ड है क्या करने में बेटा? शेयर्स इशू करवाने और मार्केट में, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं ऑल एनएक्टमेंट एंड रूल्स ऑफ द लॉ कंटेन ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड लायबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी रूल्स प्रोस्पेक्टस के लिए बने हैं वो सारे किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या कंडीशन फुलफिल करनी है आपको? ऑफर फॉर सेल होना चाहिए पब्लिक के लिए। वॉज मेड कितने महीने के अंदर बेटा? 6 मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। द डेट ऑन विच ऑफर इज मेड द होल कंसिडरेशन रिसीव, मतलब पूरा कंसिडरेशन बेटा आपको कब मिल जाना चाहिए? जिस दिन आपने इशू किया है उसी दिन, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी कौन कौन होगी इसमें? साइनिंग अथॉरिटी इट शैल बी सफिशिएंट इफ द ऑफर डॉक्यूमेंट इज साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी दो डायरेक्टर, किसने बेटा? दो डायरेक्टर किसमें साइन हो जाने चाहिए। ऑफर फॉर सेल शेयर सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर, सेक्शन 28 फॉर्मेट द सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर कंसल्ट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो कुछ मेंबर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके ऑफर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ टाइमिंग फोर्स द होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू द पब्लिक। वही वाली बात जो मैं आपको बोला था भैया, अगर किसी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स बेचने हो और उनका बड़ा अमाउंट है क्या बेटा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करके वो अपने शेयर्स को किसको बेच सकते हैं बेटा? पब्लिक को, या तो पूरे शेयर्स या फिर पार्ट शेयर्स, ठीक है। बोलो, द डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल पब्लिक इज मेड फॉर द पर्पस को हम क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये तो पढ़ लिया है। हाँ जी, बाकी सारे बेसिक सिचुएशंस हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो किसमें मेंशन होंगे बेटा? प्रोस्पेक्टस में। मैटर टू बी स्टेटेड ऑफ द प्रोस्पेक्टस, सेक्शन कौन सा बेटे? 26। इसको भी रीड कर लीजिएगा, बता दो क्या है। एक बार बताओ, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखोगे? कंपनी की इंफॉर्मेशन। क्या होती है कंपनी की इंफॉर्मेशन? कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी की कैपिटल क्या है ना, कंपनी किस पर्पस के लिए शेयर इशू कर रही है, राइट, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, एवरीथिंग वही इसमें दिया हुआ है। दिस इज इट। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इसके साथ बेटा आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, राइट। यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया बेटा? प्रोस्पेक्टस के टाइप्स।
नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बाकी फर्दर प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो